हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओरायन, जिसे कि एक अमेरिकन पोएटेस एड्रियन सिसिलिया रिच के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ओरायन एक बहुत ही हैंडसम जायंट और माइटी हंटर यानी शिकारी हुआ करता था। बट उसने मदर गॉडेस अर्थ या धरती माँ के सामने ये दावा किया था या ये घोषित कर दिया था कि वो अपने आसपास के जंगलों में मौजूद सभी जंगली जानवरों को या वाइल्ड एनिमल्स को वो मार देगा। इसीलिए मदर गॉडेस अर्थ ने फिर क्या किया कि उन्होंने एक जाइंट से पॉइजनस स्कॉर्पियन या बिच्छू को भिजवा कर उन्होंने ओरायन को मरवा दिया। जिसके बाद फिर ओरायन यानी मरने के बाद फिर ओरायन आकाश में एक सितारा या कॉन्स्टिलेशन बन गया। कॉन्स्टिलेशन यानी अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ क्लियर विजिबल पैटर्न इन द स्काई, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो ओरायन बेसिकली पावर, स्ट्रेंथ या मैस्कुलिन एनर्जी का एक सिंबल है। इसीलिए इस पोएम के स्टार्टिंग में पोएटेस सिसिलिया रिच वो ओरायन को एडमायर करती हैं, उसे प्रेस करती हैं। बट ये पोएम जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पोएम को डीपर लेवल पर एनालाइज करें तो देखिए, शादी से पहले जब सिसिलिया रिच यंग थी तो उस समय उनका कैरेक्टर काफ़ी अलग था, क्योंकि उस समय उनके कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ था, उनके पर्सनालिटी में एक मैस्कुलिन एनर्जी थी। बट शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके अंदर का जो वो एनर्जी था, जो क्रिएटिव एनर्जी थी, जो स्ट्रेंथ था, तो वो कहीं गायब सा हो गया उनके पर्सनालिटी में से। इसीलिए वो ओरायन को जो कॉन्स्टेलेशन स्टार है और जो कि स्ट्रेंथ का सिंबल है, तो उसमें उन्हें अपना फॉर्मर सेल्फ या लॉस्ट सेल्फ दिखाई देता है। उनका जो मैस्कुलिन सेल्फ था, जो करेजियस पार्ट था, तो वो कहीं खो गया उनकी पर्सनालिटी में से और उन्हें वो चीज़ ओरायन कॉन्स्टेलेशन के अंदर दिखाई देता है। तो इस पोएम को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्योंकि ये पोएम थोड़ा कम्प्लेक्स और डीप है। और इन सब के अलावा इस कंप्लीट पोएम को 42 लाइंस में लिखा गया है, जिसे कि फर्दर 6-6 लाइनों के 7 स्टांजाज में डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है ओरायन, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टांजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Far back, when I went zigzagging through tamarack pasture, you were my genius, you my cast iron Viking, my helmed lionheart king in prison. Years later, now you are young. तो इन लाइंस में जिगजैगिंग का मतलब है जिगजैग मैनर में या टेढ़े मेढ़े तरीके से चलना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर टैमराक पैस्चर का मतलब है ऐसी ज़मीन या ऐसा घास का मैदान जो कि टैमराक नाम के लंबे लंबे पेड़ों से ढका हुआ हो या भरा हुआ हो, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर माई कास्ट आयरन वाइकिंग का मतलब है कि वो ओरायन जो कि किसी समुद्री पायरेट की तरह या किसी वॉरियर की तरह हुआ करता था, तो वो बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग था। तो कास्ट आयरन यहाँ पर रेफर करता है किसी स्ट्रॉन्ग या टफ मटेरियल को, और वाइकिंग रेफर करता है पायरेट या वॉरियर्स को जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर माई हेल्म्स लायन हार्ट का मतलब है माई गाइडिंग लायन हार्ट, यानी वो ओरायन कॉन्स्टिलेशन जो कि एक शेर दिल वॉरियर हुआ करता था। तो पोइटिस के जवानी के दिनों में वही ओरायन कॉन्स्टिलेशन पोइटिस का गाइडिंग स्टार या उनका गाइडिंग पार्टनर हुआ करता था। यानी एक तरह से पोइटिस अपने उस मैस्कुलिन क्रिएटिव एनर्जी को, जो कि अब उनके पर्सनालिटी से जा चुका है, तो पहले वो उस मैस्कुलिन क्रिएटिव एनर्जी को ही अपना गाइडिंग स्टार मानती थी और वही उन्हें गाइड करता था। बट अब वो उनके पर्सनालिटी से जा चुका है। तो ये इसका थोड़ा डीपर इंटरप्रिटेशन है। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा में पोइटिस यहाँ पर ये कहती हैं कि बहुत समय पहले जब वो यंग या जवान हुआ करती थी, तो उस समय वो टैमरक नाम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से वो जिगजैग मैनर में या टेढ़े मेढ़े तरीके से वो उन पेड़ों के बीच में से जाया करती थी या गुजरा करती थी। और उस समय पोइटिस उस ओरायन कॉन्स्टेलेशन को ही वो अपना क्रिएटिव जीनियस मानती थी, अपना इंस्पिरेशन, अपना स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो मानती थी। और वही उनका गाइडिंग स्टार हुआ करता था जो कि प्रिजन में कैद रहता है। देखिए, प्रिजन में इसलिए क्योंकि सितारे आकाश में एक जगह पर फिक्स रहते हैं या कैद रहते हैं। और अब इतने सालों के बाद जब पोइटिस की उम्र हो चुकी है और वो कमज़ोर हो गई हैं, तो अब आज भी वो ओरायन कॉन्स्टेलेशन वहीं वैसे ही यंग है और वो आज भी पहले की तरह चमक रहा है। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोइटिस ये लिखती है
My fierce half brother, staring down from that simplified vest, your breast open, your belt dragged down by an old fashioned thing, a sword, the last bravado you won't give over, though it weights you down as you stride. तो इन लाइंस में माय फियर्स हाफ ब्रदर जो यहाँ पर फ्रेज है तो इसका यहाँ पर दो मतलब है। पहला तो वो ओरायन जो कॉन्स्टलेशन है वो जिससे कि पोएटिस अपना हाफ ब्रदर कह रही है, और दूसरा वो उस मैस्कुलिन एनर्जी को अपना हाफ ब्रदर कह रही है जो कि पोएटिस के अस्तित्व से या उनके पर्सनालिटी से अब जा चुका है। बट मेनली अगर हम सिंपल कंटेक्स्ट में से देखें तो वो ओरायन के बारे में ही कह रही हैं जो कि उस मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर स्टेयरिंग डाउन फ्रॉम दैट सिंप्लीफाइड वेस्ट का मतलब है कि वो ओरायन कॉन्स्टिलेशन जो कि आकाश में साउथ वेस्ट की ओर लोकेटेड है और वो वहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है। फिर ब्रेस्ट ओपन का मतलब है कि ओरायन जो कॉन्स्टिलेशन है तो उनके सीने पर कोई कपड़े या वस्त्र नहीं है और उनका चेस्ट खुला हुआ है, और हार्डली किसी भी इमेज में हमें उनके अपर बॉडी पे कोई कपड़ा दिखेगा। और उनके कमर पर एक बेल्ट भी होता है जो कि नीचे की ओर लटक रहा होता है क्योंकि उसमें उन्होंने अपना एक तलवार बांध कर या लटका कर रखा हुआ होता है। फिर लास्ट ब्रवाडो का मतलब है कि वो तलवार जो कि उन्होंने अपने कमर पर उस बेल्ट में बांधे हुए थे या बांध कर रखा हुआ था, तो वो तलवार उनके सेल्फ एडमिरेशन का या उनके दिखावा करने का एक आखिरी ऑब्जेक्ट था जिसे कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे। भले ही वो तलवार की वजन से उनका स्पीड चलते वक्त थोड़ा कम हो जा रहा था, बट फिर भी वो उस तलवार को या उस आखिरी दिखावा करने वाले वस्तु को या ऑब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो स्ट्राइड का मतलब है स्पीड में या तेजी से किसी एक डायरेक्शन में चलना। तो इसके सेकंड स्टांजा में पोएटिस यहाँ पर ये कहती है कि ओ ओरायन, तुम मेरे फेरोशियस यानी एक्सट्रीमली प्राउड और पावरफुल हाफ ब्रदर हो जो कि आकाश के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से तुम वहीं से नीचे की ओर देखते रहते हो, और तुम्हारे सीने पर या चेस्ट पर कोई कपड़े नहीं हैं, वो हमेशा खुले रहते हैं, और तुम्हारे कमर पे जो बेल्ट है तो उसमें एक काफ़ी ओल्ड फैशन सा तलवार जो है वो बंधा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा बेल्ट जो है वो नीचे की ओर थोड़ा लटक रहा है। तो वो पुरानी सी तलवार जो कि तुम्हारे बेल्ट में बंधा लटक रहा है तो वो तुम्हारे सेल्फ एडमिरेशन का या तुम्हारे दिखावा करने का एक आखिरी ऑब्जेक्ट है जिसे कि तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। भले ही उस चीज़ का वजन तुम्हारी स्पीड को कम कर देता है जब तुम चलते हो, बट फिर भी तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। फिर इसके नेक्स्ट स्टांजा में पोएटिस ये लिखती है, and the stars in it are dim and maybe have stopped burning, but you burn, and I know it. As I throw back my head to take you in, an old transfusion happens again. Divine astronomy is nothing to it. तो इन लाइंस में डिम का मतलब है फीका पड़ जाना, फिर बर्न का मतलब है चमकना या ग्लो करना, और लास्टली ट्रांसफ्यूजन का मतलब है फिर से मिल जाना, यानी पोएटिस और उनके हाफ ब्रदर का आपस में मिल जाना, या पोएटिस और उनके लॉस्ट सेल्फ का या उस क्रिएटिव मैस्कुलिन एनर्जी का आपस में दोबारा से मिल जाना। तो इस थर्ड स्टांजा में पोएटिस यहाँ पर ये कहती हैं कि आकाश में जितने भी जो सितारे हैं तो उनमें से बहुत से सितारे समय के साथ डिम पड़ चुके हैं या फीके पड़ चुके हैं, बट तुम्हारा जो ग्लो है और तुम्हारा जो चमक है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, और इतने सालों के बाद भी तुम अभी भी ज़बरदस्त तरीके से चमक रहे हो। और मुझे ये बात पता है कि अगर मैं अपने सिर को पीछे की ओर घुमाकर तुम्हें अपने अंदर लेने की कोशिश करूं, यानी उस क्रिएटिव मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर लेने की या फिर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूं, तो हम फिर से एक हो जाएंगे और एक यूनिटी होगा पोएटिस के लॉस्ट सेल्फ के बीच, यानी उस ओल्ड स्ट्रेंथ या उनके उस क्रिएटिव मैस्कुलिन एनर्जी जिसे कि वो अपना हाफ ब्रदर कह रही हैं तो उसके बीच और उनके करंट सेल्फ के बीच, जिसके बाद फिर कोई डिवाइन एस्ट्रोनॉमी या ज्योतिष विज्ञान की बातें भी उनके मिलन को या उनके यूनिटी को रोक नहीं पाएंगी जो कि पोएटिस के करंट सेल्फ और उनके लॉस्ट सेल्फ के बीच होगा। फिर इसके फोर्थ स्टांजा में पोएटिस ये लिखती हैं, Endure I bruise and blunder, break faith, live ill enough alone. A dead child born in the dark, night cracks up over this chimney, pieces of time, frozen geodes come showering down in the grate. तो इन लाइंस में ब्रूस का मतलब है टू रिमेन अपसेट, यानी पोएटिस अब अंदर ही अंदर वो काफ़ी सैड और अपसेट सी रहती हैं। फिर ब्लंडर का मतलब है टू मेक मिस्टेक्स, यानी गलतियाँ करना।
फिर जियोर्ज यहाँ पर वर्ड है, तो ये एक तरह का हॉलो स्टोन या एक खोखला पत्थर होता है जो कि सेडिमेंटेशन के या वोल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस से फॉर्म होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ग्रेट का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, यानी वो जियोर्ड रॉक्स फ्रीज होने के बाद वो टूट कर पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो अब इसके फोर्थ स्टांजा में पोएटिस यहाँ पर ये कहती हैं कि उनके मैरिज के इतने सालों के बाद, अब जब उनकी उम्र हो चुकी है और उन्होंने अपने पर्सनालिटी में से उस मैस्कुलिन या पावरफुल सेल्फ को भी खो दिया है, तो अब अंदर ही अंदर वो काफ़ी दुखी और अपसेट रहती हैं। वो काफ़ी गलतियाँ या मिस्टेक्स भी करती हैं। काफ़ी बार तो उनका जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो भी डगमगाता है और टूट जाता है। और वो अकेली और बीमार रहती हैं क्योंकि शादी के कई सालों के बाद उनका डाइवोर्स हो गया था। और अब इन सब के अलावा पोएटिस अपने घर के भीतर में से वो बाहर की कुछ और भी चीज़ों को नोटिस करती हैं, जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति का न्यूबॉर्न बेबी और चाइल्ड जो कि मरा हुआ पैदा होता है किसी अंधेरी सी गली या कोने में। फिर चिमनी के ऊपर आकाश में रात अब ख़त्म होने को है और पोएटिस की ज़िंदगी का जो समय है तो वो अब बिल्कुल टूट सा गया है, तहस नहस सा हो गया है। तो हमें कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है कि जैसे पोएटिस बहुत ही सैड और डिप्रेस सी बैठी हुई हैं और जियोड रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं तो वो किसी रेत की तरह वो हवा में ऊपर से नीचे की ओर उड़ते हुए आ रहे हैं और वो बह रहे हैं, जैसा कि अक्सर हमें फिल्मों में या मूवीज़ में देखने को मिल जाता है। और फिर इसके फिफ्थ स्टैंजा में पोएटिस ये लिखती है, A man reaches behind my eyes and finds them empty. A woman's head's turned away from my head in the mirror. Children are dying my death and eating crumbs of my life. तो इसके फिफ्थ स्टैंजा में पोएटिस यहाँ पर ये कहती है कि वो अपने रूम में वो एक शीशे के सामने या एक मिरर के सामने बैठी होती हैं और उस शीशे के थ्रू या मिरर के थ्रू उन्हें बाहर का जो व्यू है या जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा होता है। तो उस शीशे के थ्रू वो ये देखती हैं कि एक अनजान सा आदमी पीछे से उनके घर के थोड़े पास या नज़दीक आता है और वो व्यक्ति पोएटिस के घर के थोड़े पास आकर वो कुछ गरीब बच्चों को देखता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, दे वर टोटली एम्प्टी। और इसके बाद फिर पोएटिस उस शीशे के थ्रू ही वो एक औरत को भी देखती हैं जो कि उन बच्चों के ऐसी हालत को देखने के बाद भी वो वहाँ से अपने सिर को मोड़ कर या अपने सिर को घुमाकर चली जाती हैं। और ये सब पोएटिस अपने रूम में बैठकर वो उस मिरर में देख रही होती है कि कैसे जिस तरह से आज वो कमज़ोर और बेबस हो गई हैं, तो उसी तरह से वो गरीब बच्चे भी अपने लाचारी या अपने बेबसी की वजह से उन गरीब बच्चों की डेथ या मृत्यु हो रही होती है। और ये दृश्य पोएटिस को अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है और वो इंटेंस पेन से गुजर रही थी। फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएटिस ये लिखती है, Pity is not your forte. Calmly you wake up there, pinned aloft in your crow's nest, my speechless pirate. You take it all for granted, and when I look you back. तो इन लाइंस में फोर्टे का मतलब है क्वालिटी और टैलेंट। फिर स्पीचलेस पायलट का मतलब है कि वो ओरायन जो कॉन्स्टेलेशन है तो वो बस चुपचाप एक जगह पर फिक्स रहता है, जैसे कि कोई पक्षी या कौवा अपने अंडे को सेकते वक्त वो एक जगह पर फिक्स रहता है, बैठा रहता है। और लास्टली यू टेक इट ऑल फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि तुम मेरी सभी बातों को बहुत हल्के में लेते हो। तो इसके सिक्स स्टैंजा में पोएटिस यहाँ पर ये कहती हैं कि ओ ओरायन, तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति दया या सिंपथी शो करने की जो क्वालिटी होती है या जो कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम बस वहाँ ऊपर अपने घोंसले में ही यानी आकाश के क्लियर फिक्स पैटर्न में ही कैद हो, जैसे कि कोई पक्षी या कौवा अपने अंडे सेकते वक्त एक जगह पर फिक्स होता है, बैठा रहता है। तो तुम बस वहीं से थोड़ा बहुत शोक मना लेते हो या कामली सफ़र कर लेते हो और तुम कभी कुछ बोलते भी नहीं हो। तुम मेरी सभी बातों को बहुत हल्के में लेते हो क्योंकि तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चाहे हम इंसान जिए या मरे, तुम तो वहाँ ऊपर हमेशा ही चमकते रहोगे। और अब लास्टली इसके सेवेंथ स्टैंजा में पोएटिस ये लिखती है, It's with a star-like eye, shooting its cold and egoistical spare, where it can do least damage. Breathe deep, no hurt, no pardon, out here in the cold with you, you with your back to the wall. तो फाइनली इसके आखिरी स्टैंजा में पोएटिस ओरायन कॉन्स्टेलेशन से ये कहती है कि और जब भी मैं तुम्हारी तरफ पीछे की ओर मुड़कर देखती हूँ तो तुम अपनी चमकदार आंखों से ऐसे तीर छोड़ते हो कि कोई भी जगह बाकी नहीं रहती है जहाँ पर वो तीर घायल ना करे। बट फिर पोएट एक गहरी सांस लेती है और वो ये कहती है, खैर छोड़ो, कोई जख्म नहीं, कोई माफ़ी नहीं यहाँ रात के इस ठंड में।
क्योंकि वैसे भी तुमने अपने पीठ को या अपने बैक को दीवार की ओर करके रखा हुआ है, यानी ओरायन का फेस पीछे की ओर होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसलिए पोएटिस अपनी एनर्जी को और वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये पोयम बेसिकली सिसिलिया रिच के डिफरेंट फेजेस को दिखाता है कि कैसे जब वो यंग थी तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ था, एक एनर्जी थी, बट जब फिर उनकी शादी हो गई तो फिर धीरे धीरे करके समय बीतता गया और वैसे वैसे करके इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया, और उनकी पर्सनालिटी के अंदर से जो वो मैस्कुलिन एनर्जी था तो वो कहीं गायब सा ही हो गया। तो इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।